Hello everyone, welcome back to Yasmin Syed Official. We are continuing our biomolecules lectures and here we are again with another lecture of biomolecules. We will start with primary and secondary metabolites today. मतलब हमने last lecture में उसका introduction देख लिया था. We talked about different types of amino acids. We talked about nucleotide bases. Nucleoside क्या होते हैं, nucleotide क्या होते हैं. इसको हम आगे nucleic acids वाला जो portion है वहां पर और अच्छे से समझेंगे. ये सब मैंने आपको उसमें का जो एक तरीके से निचोड़ कह सकते हो, कंक्लूजन कह सकते हो, याद रखने वाला, बिकॉज दिस एंटायर चैप्टर सिर्फ याद रखने पर बेस्ड होता है. ये चैप्टर ऐसे टाइप के जो चैप्टर्स होते हैं ना, लाइक प्लांट किंगडम, जो एग्जांपल्स बेस्ड चैप्टर्स होते हैं, जो स्ट्रक्चर्स बेस्ड चैप्टर होते हैं, जैसे कि ये चैप्टर स्ट्रक्चर्स बेस्ड है, केमिकल कंपाउंड्स है, उसके फंक्शंस है, तो इन सब एरियाज में हमें मेमोराइजेशन बेटर करना होता है. दीज आर वेरी लेस कॉन्सेप्चुअल, ठीक है, दे आर बेस्ड ऑन योर मेमोराइजेशन, तो इनको याद रखना होता है. तो मैंने आपको ये शॉर्ट में समझा दिया था. एंड देन वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट डिफरेंट एनालिसिस टाइप्स ऑफ केमिकल एनालिसिस, कैसे किया जाता है, एसिड सॉल्युबल, इनसॉल्युबल, ठीक है. तो ये सब कुछ फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था. राइट नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स. प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, इसमें क्या है, देखो, प्राइमरी का मतलब किस बेसिस पे हमने इसको दोनों को अलग किया है, पहले तो आप वो समझो. जो प्राइमरी होता है ना, मतलब कि सबसे ज्यादा क्रूशियल होता है, बहुत ही असेंशियल होता है, असेंशियल फॉर प्लांट. मतलब असेंशियल क्यों, किस बेसिस पे बोला है, क्योंकि ये ग्रोथ कराएगा, डेवलपमेंट कराएगा, डिफरेंशिएशन कराएगा. तो ये सब चीजें जो होती है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए इंपॉर्टेंट होती है. ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जरूरी होता है, तो इसीलिए इसको हमने प्राइमरी कह दिया. प्राइमरी पोजिशन पे वो आते हैं. सेकेंडरी वो चीजें होती है जिनके नहीं रहने से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं रुकेगा. सो secondary metabolites are those substances which do not play a role. They do not play a role in growth and development of organism डायरेक्टली. तो उसका खुद का डायरेक्ट कोई कांटेक्ट नहीं होता है, जिसके नहीं रहने से बिल्कुल ही ग्रोथ रुक जाएगी. तो डायरेक्टली कुछ नहीं करते हैं. दे हैव सम इनडायरेक्ट यूजेस, सम इनडायरेक्ट फंक्शंस, जो हम समझेंगे. इतना आपको समझ में आ गया कि प्राइमरी किस बेसिस पे बोला है, सेकेंडरी किस बेसिस पे. नाउ ये मेटाबोलाइट्स क्यों बोला है, व्हाट आर मेटाबोलाइट्स. तो इसके लिए हमें जो है टॉपिक 9.10 में हमने बात किया अबाउट मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म क्या होता है, इसके लिए आपको ये समझना है. व्हाट इज मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म कंसिस्ट ऑफ टू प्रोसेसेस. ये खुद एक क्या है, ये इट इज अ प्रोसेस, ठीक है. ये क्या है, इट इज अ प्रोसेस. इसके अंदर दो टाइप्स आ जाते हैं. एक होता है सिंथेसिस करने वाला प्रोसेस और दूसरा होता है डिस्ट्रॉय या फिर वी कैन से सेपरेट करने वाला प्रोसेस. डिस्ट्रॉय से बेटर होगा यहाँ पे हम वर्ड यूज करें, सेपरेट, या फिर वी कैन से डिस्ट्रक्शन भी कह सकते हैं, या फिर सेपरेट बेहतर रहेगा. सिंथेसिस जहां पर हो रहा है दैट इज कॉल्ड एज एनाबॉलिक एक्टिविटी या फिर एनाबॉलिज्म, ठीक है. जहां पर हम उसे सेपरेट कर रहे होते हैं, हम उसको तोड़ रहे होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज कैटाबॉलिज्म. तो वी हैव टू प्रोसेसेस, वन साइड एनाबॉलिज्म, अनदर साइड कैटाबॉलिज्म. इनको मिला के हमने क्या नाम दे दिया है, मेटाबॉलिज्म. तो हमारी बॉडी में ऑल द टाइम, व्हेनेवर वी आर स्लीपिंग, वी आर अवेक, वी आर डूइंग व्हाटएवर एक्टिविटी, ये सब चीजें हमारे बॉडी में चलती रहती है. तो वी डू नॉट से कि अभी एनाबॉलिज्म चल रहा है या अभी कैटाबॉलिज्म चल रहा है, नहीं, ये दोनों ही चीजें साइमल्टेनियसली चलती रहती है. दैट मीन्स कुछ चीज टूट रही है, उसी रिएक्शन में कुछ चीज जुड़ रही है और एक अलग प्रोडक्ट बन रहा है, फिर उसको कुछ ना कुछ प्रोडक्ट का अगेन डिस्ट्रक्शन हो रहा है. सो ये पूरा प्रोसेस हमारी बॉडी में हर वक्त चलता रहता है एंड दैट इज व्हाई वी नेम इट ऑल टुगेदर एज मेटाबॉलिज्म. समझ में आ गया. मेटाबॉलिज्म इज सिंगल प्रोसेस. इसके अंदर हमने दो टाइप्स बनाए हैं. एक जगह एनाबॉलिज्म हो रहा है, एक जगह कैटाबॉलिज्म हो रहा है. एनाबॉलिज्म बायोसिंथेसिस, कैटाबॉलिज्म डिस्ट्रक्टिव पाथवे, या फिर वी कैन से ब्रेक डाउन कर रहा है वो चीजों को, ठीक है. तो सेपरेट करना या ब्रेक डाउन करना विल बी मोर बेटर टू यूज, ठीक है. जैसे कि एग्जांपल, कार्बोहाइड्रेट हमने ले लिया. कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज का बनना या फिर फ्रक्टोज का बनना, ये तरीके का क्या हो गया, कैटाबॉलिज्म हो गया. दिस इज कैटाबॉलिज्म. व्हाई वी विल नेम दिस एज कैटाबॉलिज्म. ऑफ कोर्स हमने इसको कैटाबॉलिज्म इसलिए कहना है बिकॉज यहाँ पे हम बड़े पॉलीमर को, एक पॉलीसेक्राइड है ना कार्बोहाइड्रेट, उसको हमने तोड़ के क्या बना दिया, उसके मोनोमर्स बना दिए. तो हमने यहाँ पे क्या किया है, ब्रेक डाउन किया है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज कैटाबॉलिज्म. जब हम कोई चीज को जोड़ रहे होते हैं, लाइक अमाइनो एसिड्स, बहुत सारे हमने अमाइनो एसिड्स जोड़ दिए एंड इट फॉर्म्ड प्रोटीन, तो हमने चीजों का सिंथेसिस किया, हमने एक नई चीज बनाई एंड दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट, एनाबॉलिज्म. समझ में आ गया यहाँ तक के. अब इसको हम वहां पर डिटेल में समझेंगे. अभी आपको ये खाली इतना समझना है कि इसे मेटाबॉलाइट क्यों बोला गया. मेटाबॉलाइट इसलिए बोला गया क्योंकि मेटाबॉलिज्म में ये पार्टिसिपेट करते हैं, बिकॉज दे पार्टिसिपेट इन मेटाबॉलिज्म. तो बिकॉज दे पार्टिसिपेट
मैं बहुत छोटा लिख रही हूँ, लेकिन यू विल बी गेटिंग दिस पीडीएफ ऑन माय टेलीग्राम चैनल, जहां पे एकदम क्लियरली दिखाई देगा, बिकॉज दे पार्टिसिपेट इन मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म एक प्रोसेस है, वहां पर ये पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए हमने इसको क्या नाम दे दिया है, मेटाबोलाइट कह दिया है। फाइन, इतना तक समझ में आ गया है। नेक्स्ट पॉइंट, द मोस्ट एक्साइटिंग एस्पेक्ट ऑफ केमिस्ट्री डील्स विद आइसोलेटिंग थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड्स स्मॉल एंड बिग फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स, डिटरमाइनिंग द स्ट्रक्चर एंड इफ पॉसिबल सिंथेसाइजिंग देम। तो हमारा केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, टू अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ केमिकल्स वी हैव, ठीक है, क्या क्या केमिकल कंपाउंड्स हमारे बॉडी में मिलते हैं, उनका फंक्शन जानना, उनको आइसोलेट करना, पहले तो एक्सट्रैक्ट करना, वो बड़े हो या छोटे हो, फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स, डिटरमाइनिंग दैट स्ट्रक्चर एंड इफ पॉसिबल सिंथेसाइजिंग टू। तो मतलब यहां पर सिर्फ स्ट्रक्चर ही पता करना इज नॉट द मोटिव, बहुत अलग अलग मोटिव्स होते हैं, जैसे कि सिंथेसाइज करना भी एक हो जाता है, उसका फंक्शन पता करना भी एक हो जाता है, उसको कैसे ब्रेक डाउन कर सकते हैं, उसको कैसे सिंथेसाइज कर सकते हैं, ये सब चीजें जो है वी अंडरस्टैंड एज अ केमिस्ट्री लर्निंग और अ बायोलॉजी लर्निंग इंडिविजुअल। तो अभी सिंथेसाइज कर सकते हैं, ऐसी सब चीजें भी है जिसको हम सिंथेसाइज करते हैं। वेरी फेमस इज इंसुलिन, ठीक है, हमारी बॉडी में पाई जाती है, लेकिन वी ऑल्सो कैन सिंथेसाइज देम। इन केस ऑफ पार्चुरेशन जब कराते हैं, ऑक्सीटोसिन हम आर्टिफिशियली बना सकते हैं और उसी हम इंजेक्ट करते हैं। ये आपके ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में दिया गया है कि वहां पे क्वेश्चन पूछा है कि इफ ऑक्सीटोसिन इज नॉट रिलीज्ड इन इनफ क्वांटिटी देन व्हाट इज इंजेक्टेड इन दी लेडी। तो ऑक्सीटोसिन हमने आर्टिफिशियल बना के इंजेक्ट किया है। सो दीज आर द कंपाउंड्स दैट वी सिंथेसाइज, वी आर एबल टू सिंथेसाइज बिकॉज वी नो द स्ट्रक्चर, वी नो द प्रोसेस, ठीक है। तो ये पूरा होता है मेटाबॉलिज्म का पार्ट। इफ वन वर टू मेक अ लिस्ट ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, सच अ लिस्ट वुड हैव थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इंक्लूडिंग अमाइनो एसिड, शुगर्स एक्सेट्रा। तो अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड की लिस्ट बना दोगे विच इज फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, बी इट अ प्लांट और अ ह्यूमन बॉडी, विल गेट अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसके अंदर अमाइनो एसिड्स, शुगर्स, न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है, न्यूक्लियोसाइड्स, ये सब मिलेंगे। फॉर रीजंस दैट आर गिवन इन सेक्शन 9.10 वी कैन कॉल दीज बायोमोलिक्यूल्स एज मेटाबोलाइट्स। इनको मेटाबोलाइट्स क्यों कहा गया है, बिकॉज दे पार्टिसिपेट इन मेटाबॉलिज्म। या तो वो कुछ बना रहे होते हैं या तो उनका कुछ ब्रेक डाउन हो रहा होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इन एनिमल टिश्यूज वन नोटिसेस द प्रेजेंस ऑफ ऑल सच कैटेगरीज ऑफ कंपाउंड्स शोन इन फिगर 9.1। 9.1 में हमने जितना भी देखा है ये सब एक लिविंग इंडिविजुअल में मिलता है। दीज आर कॉल्ड प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। तो ये जितनी भी चीजें यहां पर देखी गई है इन सब को हम क्या कहेंगे, दीज आर प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। अब देखो क्या क्या हमें मिला है। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना, अमाइनो एसिड्स मिले हैं, फिर मिले हैं शुगर्स विच आर ऑल्सो कार्बोहाइड्रेट्स, हमें मिले हैं फैट्स और ऑयल्स, और क्या मिला है, वी गॉट नाइट्रोजन बेसिस, वी गॉट न्यूक्लियोसाइड्स एंड वी ऑल्सो गॉट न्यूक्लियोटाइड। तो ये सब हमारी बॉडी को क्या करते हैं, ये सब चीजें जो होती है दे डू आवर ग्रोथ, दे डू आवर डेवलपमेंट, हमारा डेवलपमेंट हो या फिर किसी भी तरीके का डिफरेंशिएशन हो, ठीक है। ये सब कब होता है, जब वहां के सेल्स मेच्योर होंगे, तो मेच्योरेशन होगा, ग्रोथ होगी, ये सब चीजें जो होती है दीज आर अटमोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, व्हेन इट इज रिलेटेड टू द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ ह्यूमन बॉडी। तो हमें ये सब चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होगी फॉर अवर डेवलपमेंट। दैट इज व्हाई वी विल कॉल देम एज प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। क्या कहेंगे हम इसे, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स कहेंगे। इतना समझ में आया प्राइमरी क्यों कहा गया, किस क्या क्या चीजें आ जाती है, आपके कार्बोहाइड्रेट्स आ जाते हैं, या प्राइमरी मेटाबोलाइट्स वी हैव अमाइनो एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स को हम शुगर्स में भी मान सकते हैं, फैट्स एंड ऑयल्स सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ बैड फैट्स होते हैं, कुछ गुड फैट्स होते हैं, वी ऑल नो दैट कोलेस्ट्रॉल इज नॉट गुड, ठीक है। और जो वी हैव एराकिडोनिक एसिड, वी हैव अदर अमाइनो एसिड्स एज वेल, ये सब क्या होते हैं, हमारी ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो दे आर ऑल कंसिडर्ड एज प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। नाइट्रोजन बेसिस तो बिल्कुल जरूरी है बिकॉज दे मेक अवर डीएनए विच इज द सीपीयू ऑफ ह्यूमन बॉडी, जो कि सारी चीजों को कंट्रोल करता है, प्रोटीन्स बनाना है, आरएनए बनाना है, ये सब बिकॉज ऑफ डीएनए इट इज पॉसिबल। तो ये प्राइमरी मेटाबोलाइट्स क्यों बताया गया है, बिकॉज दे आर असेंशियल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एनी डैम इंडिविजुअल। समझ आ गया। सो दीज आर कॉल्ड एज व्हाट, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। हाउएवर व्हेन वन एनालाइजेस प्लांट, फंगल और माइक्रोबायल सेल्स, अगर हम अपार्ट फ्रॉम एनिमल या फिर ह्यूमन बॉडी अगर हम इन सबको देखें तो इनमें वी सी थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड्स अदर देन दीज विच दीज कॉल्ड, ठीक है, प्राइमरी अदर देन दीज कॉल्ड प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। हमारे पास में ऐसी बहुत सारे कंपाउंड्स मिलते हैं जो कि मतलब बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स मिलते हैं जो कि प्राइमरी मेटाबोलाइट से हटकर है। किसमें मिलते हैं, माइक्रोबायल सेल्स में या फिर फंगल सेल्स में या फिर प्लांट टिश्यू में मिलते हैं। व्हाट आर दे, तो पहले तो बताया गया अबाउट एल्कलॉइड्स, फ्लेवोनॉइड्स, रबर, एसेंशियल ऑयल्स एंड एंटीबायोटिक्स, कलर पिगमेंट, सेंट, गम, स्पाइसेस। अब इनमें से आपको कौन सी ऐसी चीज दिखाई दे रही है जिसके नहीं बनने से या फिर जिसका सिंथेसिस नहीं होगा तो प्लांट की ग्रोथ रुक जाएगी? ऐसी यहाँ पे कोई भी चीज नहीं है जो कि अगर प्रेजेंट नहीं होगी प्लांट के अंदर तो इट विल डाई।
देयर इज नो सच थिंग। तो इसीलिए हमने इसको क्या नाम दिया है, ऑल दीज आर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बिकॉज दे आर नॉट अटमोस्ट एसेंशियल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और फॉर द सर्वाइवल ऑफ द प्लांट। हमने इसे प्राइमरी मेटाबोलाइट नहीं कहा एंड वी सेट देम एज सेकेंडरी मेटाबोलाइट। अल्कलॉइड्स की बात करते हैं। अल्कलॉइड्स में वो सारे बेसिक कंपाउंड्स आ जाते हैं बेसिकली जिसके अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। अल्कलॉइड्स में हमारे फायदे की चीजें होती है, प्लांट्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट ज्यादा नहीं होता है। दे हैव इसके जो एग्जांपल्स मॉर्फिन दिया है और कोडीन दिया है, ये दोनों ही, ठीक है, यहां पर मॉर्फिन और कोडीन दिया है, ये दोनों ही पेन रिलीवर होते हैं। इनफैक्ट कोडीन अगर हमारी बॉडी में आता है तो वो सिंथेसिस करता है और मॉर्फिन की तरह काम करता है, मॉर्फिन का ही सिंथेसिस करता है, इट इज अ प्रीकर्सर और वो पेन रिलीफ का काम करता है, ठीक है। फ्लेवोनॉइड्स आ जाते हैं, फ्लेवोनॉइड्स आर द सेम। रबर आ जाता है, रबर इट इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। ये प्लांट की ग्रोथ के लिए कैसे एसेंशियल हो सकता है? नो, इट इज नॉट एसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट। वो कुछ सेकेंडरी काम कर रहे होते हैं, जैसे कि प्रोटेक्शन का काम कर रहे होते हैं, इट हेल्प्स इन प्रे करने का काम कर रहे होते हैं, अटैक करने का काम कर रहे होते हैं, या फिर टू किल द प्रीडेटर्स, जो प्रीडेटर्स आपके बैठ रहे हैं, या फिर दे आर टेकिंग अवे द नेक्टर, और जो भी चीजें हो सकती है उनका बेसिकली क्या करते हैं, उनसे डिफेंस करने के लिए कुछ चीजें रिलीज होती है। एसेंशियल ऑयल्स, तो ये जो ऑयल्स रिलीज हो रहे हैं दीज आर नॉट एट ऑल एसेंशियल फॉर द प्लांट बॉडी इटसेल्फ, वो हमारे लिए एसेंशियल है, इसलिए हमने उसको नाम क्या दिया है, एसेंशियल ऑयल्स। समझ में आया? एंटीबायोटिक्स हमारी बॉडी पे एक्ट करते हैं, वो प्लांट की बॉडी पे नहीं करते हैं, तो उनका खुद के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए कोई रोल प्ले नहीं करते हैं, इसीलिए हमने उनके लिए उसको क्या कह दिया है, दीज आर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स फॉर देम, ठीक है। बिकॉज अगर एंटीबायोटिक्स प्रोडक्शन बंद हो जाएगा तो प्लांट का ग्रोथ रुकेगा नहीं, इट विल नॉट डाई। तो एंटीबायोटिक्स, कलर्ड पिगमेंट्स, व्हाट इज द रोल ऑफ कलर? हाँ, एक चीज है कि कलर्ड पिगमेंट्स, जैसे कि अगर ग्रीन फोटोसिंथेसिस के लिए वी टॉक, तो वहां पर ग्रीन कलर इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहां पर कुछ ऐसी चीजें हैं जो ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए रिक्वायर्ड होती है, और दूसरे कलर्ड पिगमेंट्स लाइक फॉर एग्जाम्पल पिंक कलर, वी हैव रेड कलर। तो यहाँ पे आपको कलर्ड पिगमेंट्स बताए गए हैं, कैरोटिनॉइड्स बताया गया है। कैरोटिनॉइड्स जो होते हैं इनका कलर कैसा होता है, रेंज करता है येलो से लेकर रेड तक का रेंज करता है। तो जो येलो, ऑरेंज, रेड, ये सारे कलर्स दिखाई देते हैं, दीज आर ऑल इंक्लूडेड अंडर कैरोटिनॉइड्स। इसको आप कैसे याद रख सकते हो, कैरोटिनॉइड्स के अंदर वर्ड आ रहा है कैरेट। कैरेट कौन से कलर का होता है, ऑरेंज। तो यहाँ पे आपको जो रेंज मिलेगा दैट विल बी अराउंड ऑरेंज, या तो येलो होगा या तो रेड होगा या फिर अराउंड ऑरेंज होगा। एंथोसाइनिन्स एज द नेम सेज, साइन कलर कैसा होता है, ब्लूइश कलर होता है, राइट। लेकिन इसके अंदर ब्लूइश, रेडिश और कैसा कलर आ जाता है, पर्पलिश कलर आ जाता है। तो मतलब जो ब्लूइश, जो आपको कैडबरी का रैपर होता है, ब्लूइश कलर होता है, पर्पलिश कलर होता है, वो थोड़ा रेडिश में पाया जाता है। सो दैट इज एंथोसाइनिन्स, ठीक है। नेक्स्ट इज अल्कलॉइड्स। अल्कलॉइड्स मैंने बता दिया, पेन रिलीवर, दो एग्जांपल्स दिए। टर्पिनॉइड्स, ये पूरा टेबल हम बाद में करेंगे, अभी यहाँ पे मैंने आपको समझाई थी कलर पिगमेंट्स। सो ये सारे कलर पिगमेंट्स रिक्वायर्ड नहीं होते हैं, बट स्टिल दे आर प्रोड्यूस्ड इन दी प्लांट बॉडी। फिसेंट्स, फ्रेग्रेंसेस जो मिलते हैं, गम्स हो जाते हैं, स्पाइसेस हो जाते हैं, दे हैव नो एसेंशियल रोल्स इन द प्लांट बॉडी, देयरफॉर वी विल कॉल देम एज सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स फॉर दैट प्लांट बॉडी, ठीक है। सो दीज आर कॉल्ड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। टेबल 9.3 आपको बहुत अच्छे से करना है, इसके ऊपर आप लोग 5-6 स्टार भी लगा दोगे सो बहुत कम होगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। पूरे चैप्टर में अगर आप पूरा चैप्टर भी करके जाओगे, अगर आप ये टेबल नहीं करोगे तो 50% चांसेस है कि आपका जो है यहाँ इस चैप्टर में से आया हुआ क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो ये जो क्वेश्चन, ये जो टेबल दिया है, रट्टाफाई टेबल है, अगर आपको थोड़ा सा अच्छे से याद रखना है बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, इसीलिए मैं यहाँ पर ये सारे जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स बता रही हूँ। एल्कलॉइड्स और फ्लेवोनॉइड्स के बारे में आपको कहीं भी नहीं दिया है, रबर क्या है, कलर पिगमेंट्स क्या है, ये सब के बारे में, टर्पिनॉइड्स के बारे में, टॉक्सिन्स, लेक्टिन्स क्या है, इनके बारे में बात नहीं की गई है। अभी हम इसलिए इसको एक्स्ट्रा समझ रहे हैं ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो और वो चीजों को आप याद रख पाओ, ठीक है। नेक्स्ट, सो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, व्हाइल प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैव आइडेंटिफाइबल फंक्शंस। इनका फंक्शन आइडेंटिफाइबल होता है, मतलब हमें पता होता है कि ये सब काम जो है ये पर्टिकुलर कर रहा है। जैसे कि इफ वी से इन अवर बॉडी, ठीक है, जो भी मसल्स होते हैं दीज आर नथिंग बट प्रोटीन्स, तो वो प्रोटीन्स जो होंगे बेसिकली अमाइनो एसिड से बनेंगे। सो विल टेक प्रोटीन्स दैट विल गेट कन्वर्टेड इनटू मसल। तो मसल्स के पास क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, एंड प्ले नोन रोल्स। तो इनके पास में एक खुद के आइडेंटिफाइबल रोल्स होते हैं व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट प्राइमरी मेटाबोलाइट्स इन नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस। वी डू नॉट एट द मोमेंट अंडरस्टैंड द रोल ऑफ फंक्शन ऑफ ऑल दीज सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स इन होस्ट ऑर्गेनिजम्स। होस्ट ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर ये बनता है या सिंथेसाइज होता है, जिसके बॉडी
बॉडी के अंदर सिंथेसिस हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज होस्ट ऑर्गेनिज्म। ठीक है, सो उस पर्टिकुलर चीज जो वहां पे मेन हमें एक्सट्रैक्ट करके जो सोर्स है उस चीज का, उसे हम होस्ट कहते हैं। तो जो प्राइमरी होते हैं उनका रोल हमें पता होता है, जो सेकेंडरी होते हैं उनका कितना ज्यादा सारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का अब तक के फंक्शन पता नहीं चला है, कुछ का पता चला है, कुछ का नहीं, वी डू नॉट नो एट द मोमेंट। ओके, सो हाउ एवर मेनी ऑफ देम आर यूजफुल टू ह्यूमन वेलफेयर। तो एज आई सेड, ठीक है, ये सब जो है प्लांट्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए तो होंगे, जैसे कि रबर होता है, ड्रग्स होते हैं, स्पाइसेस होते हैं, सैंड्स एंड पिगमेंट्स, ऑल दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर अवर ह्यूमन वेलफेयर, राइट। सम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैव इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, जैसे कि इफ यू टॉक अबाउट यहाँ पर जो वी हैव अल्कलॉइड्स हो जाते हैं, एंटीबायोटिक्स हो जाते हैं, ये सब जो होते हैं एक तरीके से इकोलॉजी या फिर वी कैन से इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए होते हैं, इन ऑर्डर टू नॉट गेट डिस्ट्रक्टेड, राइट। अगर कोई प्रीडेटर आके वो पूरा प्लांट को ही खा जाएगा तो देन दे मस्ट हैव सम डिफेंस सिस्टम फॉर दैट, तो इसीलिए दे हैव दीज एंटीबायोटिक्स, एंटी फंगल कॉम्पोनेंट्स इन देम। तो ये कुछ इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस इनका होता है। इन द लेटर चैप्टर्स एंड ईयर्स यू विल लर्न मोर अबाउट दिस। ठीक है, अभी ये टेबल पे आ जाते हैं, दिस इज अटमोस्ट इंपॉर्टेंट। पिगमेंट्स और अल्कलॉइड्स की हम बात कर चुके हैं। टर्पिनॉइड्स जो होते हैं इनका इतना ज्यादा रोल नहीं है, सिंपल आपको याद रखना है, मोनोटर्पिन्स, डायटर्पिन्स, सिंपल है। इसके अंदर तो टर्पिनॉइड्स अगर आ भी गया मैच करने के लिए, इट इज वेरी इजी, टर्पिन को टर्पिन के साथ मिलाना है। असेंशियल ऑयल्स लाइक लेमन ग्रास ऑयल, ये सब थोड़े ह्यूमन वेलफेयर के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो ये सब जो नाम दिया है, दीज आर नेम्ड ऑन द बेसिस ऑफ इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन बॉडी। तो हम अपने हिसाब से जो है हमारे बॉडी के ऊपर ये क्या काम करता है उस बेसिस पे हमने इसको नाम दिया है। अब ड्रग्स, ठीक है, हेल्पफुल होगा, विनब्लास्टिन आ जाता है, क्यूरक्यूमिन आ जाता है। जो विनब्लास्टिन होता है इसका एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज होती है, ये कैंसर का इसके अंदर जो है थेरेपी प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्यूरक्यूमिन जो होता है दिस इज फाउंड इन टर्मरिक, ये टर्मरिक में मिलता है। समझ में आया? टर्मरिक खुद कैसा है, एंटी फंगल है, एंटी बैक्टीरियल होता है, ठीक है, या फिर वी कैन से बैक्टीरियासाइडल प्रॉपर्टीज इसके अंदर पाई जाती है। तो क्यूरक्यूमिन उसी का एक कंपोनेंट होता है, टर्मरिक का अंदर एक कंपोनेंट मिलता है, दैट इज क्यूरक्यूमिन। सो इट एक्ट एज अ ड्रग। ठीक है, ड्रग्स कैसे होते हैं, यूजफुल होते हैं। अब जो टॉक्सिन्स होते हैं दीज आर हार्मफुल। मैंने एक क्वेश्चन में ना एक वीडियो अपलोड किया अबाउट द रिवीजन टेक्निक, जहां पे एक लड़की के 750 के ऊपर मार्क्स नहीं जा रहे थे। उसका यही प्रॉब्लम था कि वो रिवाइज सही से नहीं कर रही थी, और उसने इन टेबल में से क्वेश्चन आया था, उसी में कंफ्यूज हुई थी। सो व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट, क्या था, टॉक्सिन और ड्रग्स के बीच में कंफ्यूज हो रही थी, दैट वॉज द रीजन। एब्रिन हो गया, विनब्लास्टिन हो गया, इन दोनों के बीच में कंफ्यूज हो रही थी। सो दे मस्ट नो सम एक्स्ट्रा पॉइंट्स रिलेटेड टू द थिंग दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, इंपॉर्टेंट तो है लेकिन इतना डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है, तो उसका आप 1-2 पॉइंट ऊपर से पढ़ लो। ठीक है, दैट इज द ओनली सोल्यूशन, क्योंकि आपको बेटर याद रखना है। सो यू रिक्वायर सम एक्स्ट्रा एडिशनल इन्फॉर्मेशन, या फिर कोई ना कोई ट्रिक लगा दो, कोई ना कोई वी कैन से वो बना दो, शॉर्टकट बना दो उसके लिए, तो हो पाएगा। टॉक्सिन्स के लिए मैं कंसेप्चुअल बता रही हूं, हार्मफुल होंगे। इसके अंदर एब्रिन और रिजिन बिल्कुल ही भाई भाई लग रहे हैं, एब्रिन और रिजिन दोनों का नाम। यहां पर देखो ये कैसे होते हैं ना, काफी ज्यादा फैटल होते हैं, मतलब लीथल होते हैं, दीज आर पॉइजनस। ठीक है, पॉइजनस काइंड ऑफ थिंग ये होते हैं। तो ये दोनों का नाम आपको याद रखना है, और दोनों में अगर आप देखोगे तो ये 5-5 लेटर्स के ही दोनों के नाम है। वेरएज इन ड्रग्स अगर आप देखोगे तो विनब्लास्टिन और क्यूरक्यूमिन, विनब्लास्टिन मैंने नाम बताया है, एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज होती है। क्यूरक्यूमिन सेम, इसका टर्मरिक की जैसा नाम समझ में आ रहा है, टर्मरिक क्यूरक्यूमिन। तो यहां पर क्या है, बेसिकली एंटी फंगल प्रॉपर्टीज, जो ड्रग्स की तरह काम करता है। लेक्टिन्स क्या होते हैं, लेक्टिन्स जो है बेसिकली, लेक्टिन्स आर दोज प्रोटीन्स, ये प्रोटीन्स होते हैं दैट स्टिक्स टू शुगर्स, बहुत सारी डिफरेंट काइंड्स ऑफ शुगर से ये जाके अटैच हो जाते हैं, और क्या करते हैं, ये एग्लूटिनेशन करते हैं। एग्लूटिनेशन करते हैं किसका, एग्लूटिनेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन के साथ में अगर हम इसे लगा देंगे या फिर ऐड कर देंगे इन एनी टिश्यू कल्चर या फिर टिश्यू में, देन वी कैन सी प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन जो है वो पूरा एग्लूटिनेशन उसका हो जाता है ना। व्हाट इज एग्लूटिनेशन, इट इज नथिंग बट क्लम्पिंग उसकी हो जाती है, मतलब वो पूरा ब्रेकडाउन हो जाएगा और इकट्ठा आके टूट के इकट्ठा आके उसके क्लम्प्स बन जाएंगे, क्लॉट्स बन जाएंगे। सो इसका क्लम्पिंग कराता है, दैट इज योर लेक्टिन्स। लेक्टिन्स के अंदर क्या नाम है, तो कॉनकैनाविलिन ए, ये आपको याद रखना है, कॉनकैनाविलिन ए, ये जो है दैट इज एन इंपॉर्टेंट लेक्टिन। फाइन। अब पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस आपको पूरा पॉलीमर्स ये चैप्टर दिया है इन योर केमिस्ट्री 2। यहां पर क्या आएंगे, रबर आएंगे, गम्स आएंगे, सेल्यूलोज आएगा। सेल्यूलोज इट इटसेल्फ इज पॉलीमर, ये पॉलीमर है। किसका पॉलीमर है, इसका मोनोमर क्या है, इसका मोनोमर का नाम है बीटा डी ग्लूकोज। बीटा डी ग्लूकोज से क्या बनता है, सेल्यूलोज बनता है। इट इज एन असेंशियल और वेरी इंपॉर्टेंट इन सेल वॉल।
तो सेल वॉल जो होता है, प्लांट्स के अंदर सेलुलोज मिलता है, ह्यूमन बॉडी में सेलुलोज नहीं मिलता बिकॉज इट डू नॉट कैरी सेल वॉल। हमारे पास में सेल वॉल नहीं होती, प्लांट्स के पास में होती है। दिस इज द सेल मेम्ब्रेन। अंदर क्या प्रेजेंट है? साइटोप्लाज्मा प्रेजेंट है। यहां पे इनके पास में क्या होती है, क्या बनी होती है? दिस इज द सेल वॉल। तो ये सेल वॉल जो होती है काफी थिक होती है, कोलैप्स करने से बचाती है। दीज आर फाउंड इन प्लांट्स। समझ में आया? सेल्यूलोज होता है। सेल वॉल में क्या प्रेजेंट होता है? सेल्यूलोज। रबर, गम्स, ऑल आर दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यहां तक क्लियर है। अब मैक्रोमोलिक्यूल्स की बात करते हैं। बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स, दूसरा क्या है इसके अंदर पे हम देखेंगे माइक्रोमोलिक्यूल्स की बात करेंगे। तो एक माइक्रोमोलिक्यूल्स है, एक मैक्रोमोलिक्यूल्स। हमने किस बेसिस पे इसको माइक्रो कहा, किस बेसिस पे मैक्रो कहा, इसको समझेंगे। अब सबसे पहली बात, माइक्रोमोलिक्यूल्स माइक्रो होने की वजह से दे विल कम अंडर एसिड सॉल्यूबल पूल। बायो मैक्रो, मैक्रो मतलब बड़े, बड़े होने की वजह से दे विल नॉट कम अंडर एसिड सॉल्यूबल पूल, इसीलिए वो किस में आ जाएंगे? एसिड इन सॉल्यूबल पूल में आ जाएंगे। किसके अंदर आ जाएंगे? एसिड इन सॉल्यूबल। ये एसिड सॉल्यूबल क्या है, एसिड इन सॉल्यूबल पूल क्या है, किसकी बात कर रहे हैं, ये अगर आपको समझना लेक्चर 1 पे जाओ, ठीक है, या फिर आप पहले का जो पार्ट है उसे पढ़ो और समझो। So there is one feature common to all these compounds found in the acid soluble pool. They have molecular weight ranging from 18 to 800 Daltons approximately. तो इनका जो वेट, मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 18 से लेके 800 डाल्टन्स होता है। डाल्टन्स इज नथिंग बट एटॉमिक मास यूनिट, जो हमने एटॉमिक मास यूनिट पढ़ रखा है। इसका ये कितना होता है? सो 1 AMU और 1 डाल्टन इट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। हम सबको पता होगा ये। तो ये जो 1 AMU बेसिकली होता है दैट इज योर 1 डाल्टन। और यहां पर जो है जो माइक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, बेसिकली जो माइक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं उनका वेट कितना बताया गया है? 18 से लेके 800 डाल्टन्स बताया गया है। तो इनका जो रेंज होगा बेसिकली ये सारे माइक्रोमोलिक्यूल्स कहलाएंगे। द एसिड इन सॉल्युबल फ्रैक्शन हैज ओनली 4 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनके अंदर 4 तरीके के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आ जाते हैं। ये सब एसिड इन सॉल्युबल फ्रैक्शन में आते हैं। ये 4 टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स कौन से हैं? प्रोटीन्स है, ऑफकोर्स, न्यूक्लिक एसिड है, पॉलीसेक्राइड्स है, लिपिड्स है। अब यहां पर अगर मैं बात करूं तो लिपिड्स खुद कैसा है? एक वी कैन से बिल्डिंग ब्लॉक है किसका? फैट बनाने का। तो फैट बनाने के लिए वी हैव लिपिड्स, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए शुगर्स होते हैं, प्रोटीन्स बनाने के लिए अमाइनो एसिड्स होते हैं, न्यूक्लिक एसिड बनाने के लिए न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं या फिर न्यूक्लियोसाइड्स होते हैं। तो वैसे ही फैट्स बनाने के लिए वी हैव लिपिड्स। तो दीज क्लासेस ऑफ कंपाउंड्स विद द एक्सेप्शन ऑफ लिपिड्स हैव मॉलिक्यूलर वेट्स इन द रेंज ऑफ 10,000 डाल्टन्स एंड अबव। अब देखो लिपिड्स जो है ना ये थोड़ा एक्सेप्शनल केस है, पहले इसको आप समझ लो। इसका जो वेट है इट इज लेस देन 800 डाल्टन्स, इट इज नॉट मोर देन 800 डाल्टन्स, ठीक है, 800 डाल्टन से कम है। दूसरा, ये एसिड इन सॉल्युबल पूल में आता है। फिर भी हमने अभी देखा क्या? एसिड सॉल्युबल पूल के अंदर जो भी आते हैं उनके अंदर क्या होता है? 800 डाल्टन के अंदर वो होते हैं, 800 डाल्टन तक होते हैं। एसिड इनसॉल्युबल में जो आता है उसका 1000 से ऊपर डाल्टन्स का क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट होता है। लेकिन ये एसिड इनसॉल्युबल पूल में भी आ रहा है और इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है क्राइटेरिया में फिट नहीं कर रहा, 1000 के ऊपर नहीं है, इसका उल्टा 800 डाल्टन से नीचे इसका मॉलिक्यूलर वेट पाया जाता है। ऐसा क्यों होता है? फॉर दैट वेरी रीजन बायोमोलिक्यूल्स केमिकल कंपाउंड्स फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर ऑफ 2 टाइप्स। दोज विच हैव मॉलिक्यूलर वेट्स लेस देन 1000 डाल्टन आर यूजुअली रेफर टू माइक्रोमोलिक्यूल्स, जिनके अंदर ये खुद कैसा कहलाएगा? दीज आर नॉट कॉल्ड एज मैक्रोमोलिक्यूल, इसको हम माइक्रोमोलिक्यूल कहेंगे। दिस इज द ओनली माइक्रोमोलिक्यूल फाउंड इन एसिड इन सॉल्युबल पूल। बाकी सारे माइक्रोमोलिक्यूल्स एसिड सॉल्युबल में पाए जाते हैं। अब क्यों ऐसा होता है? जो लिपिड्स होते हैं वो क्या बनाते हैं? फैट्स बनाते हैं। तो सपोज किए हमारे पास में क्या था? फैट था। इसका जो ब्रेकडाउन होता है ना, हमने ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड लिया था, मॉर्टल पेसेल में उसको ब्रेकडाउन किया था, फिर उसके चीज क्लॉथ से उसको फिल्टर किया था। तो जो फिल्ट्रेट हमें मिला था वो एसिड सॉल्युबल पूल था, एसिड इनसॉल्युबल पूल के अंदर रिटेंटेट था। तो रिटेंटेट के अंदर ये पाया जाता है, रिटेंटेट में ये पाया जाता है। अब जब ये टूटता है तो लिपिड्स बनाता है। इसका जब ब्रेकडाउन होता है तो हमें क्या मिलता है? लिपिड मिलता है। अब जब लिपिड, इसका जब ब्रेकडाउन होता है बेसिकली, ये जो लिपिड्स है, ये जो फैट्स है, ये कहां पर पाए जाते हैं ना? ह्यूमन बॉडी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। बायलिपिड लेयर है, सीधा सीधा प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या कहा जाता है? बायलिपिड लेयर। तो वहां पे मेजर कंटेंट किसका होता है? लिपिड्स का होता है, प्रोटीन्स का होता है। तो जो लिपिड्स होते हैं वहां पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाए रखते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है? बेसिकली जब ये टूटते हैं ना, लिपिड्स जब टूटते हैं ना, तो दे फॉर्म वेसिकल्स, बहुत सारे ना वेसिकल्स बनाते हैं। व्हाट डू दे मेक? दे मेक वेसिकल्स। अब ये जो वेसिकल्स होते हैं ये ट्रैप कर लेते हैं
और फिर ये इस वजह से फिल्ट्रेट में नहीं जा पाते, एसिड सोल्यूबल में डिसॉल्व नहीं हो पाते, एसिड के अंदर डिसॉल्व नहीं हो पाते और एसिड के साथ फिल्टर नहीं हो पाते, बिकॉज वो क्या बना देते, बड़े बड़े वेसिकल्स बना देते। ठीक है, सो दीज आर रेफर टू एज मैक्रोमोलिक्यूल्स। तो यहां तक आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि दीज क्लासेस विद द एक्सेप्शन हैव मॉलिक्यूलर वेट्स ऑफ रेंज ऑफ 10,000 डाल्टन्स एंड अबव। तो ये जो हमें एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन मिला है, इनका जो वेट होता है ना 10,000 डाल्टन्स तक का होता है। दे हैव मॉलिक्यूलर वेट रेंज ऑफ 10,000, मोर देन 10,000 डाल्टन्स का ये होता है। तो 10,000 डाल्टन्स के ऊपर या फिर उसकी रेंज में इसका मॉलिक्यूलर वेट पाया जाता है। एक्सेप्शन क्या है एसिड इनसॉल्युबल के अंदर, तो दैट इज लिपिड्स, जिसका खुद का वेट कैसा है, बिलो 800 डाल्टन्स है। फॉर दिस वेरी रीजन केमिकल कंपाउंड्स फाउंड आर ऑफ टू टाइप्स, जिसके मॉलिक्यूलर वेट्स लेस देन 1000 होते हैं, जो जिसके 1000 से नीचे होते हैं, दीज आर कॉल्ड एज माइक्रोमोलिक्यूल्स। जिसके 1000 के नीचे होते हैं, दे आर रेफर टू एज माइक्रो और सिंपली बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स, वाइल दोज विच आर फाउंड इन एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन आर कॉल्ड मैक्रोमोलिक्यूल्स और बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स। बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स किनका, विच आर फाउंड इन एसिड इनसॉल्युबल। एसिड इनसॉल्युबल के अंदर कौन से मिलते हैं, 10K डाल्टन्स वाले मिलते हैं, तो ये क्या हो जाते हैं अपने मैक्रोमोलिक्यूल्स या फिर बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स बोला गया है। सो बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स, आई होप दिस इज क्लियर। बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स 10,000 के ऊपर के रेंज के मिलते हैं। ये दो आपको एलिजिबिलिटी पता होनी चाहिए। मॉलिक्यूल्स विद द एक्सेप्शन ऑफ लिपिड्स आर पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस। लिपिड खुद कैसा है, पॉलीमर नहीं है, मोनोमर है, इट इज बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ फैट्स, लेकिन फिर भी वो एसिड इनसॉल्युबल में मिलता है। व्हाई डू लिपिड्स हुज मॉलिक्यूलर वेट्स डज नॉट एक्सीड 800 डाल्टन। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, लिपिड्स का जो वेट बताया, कितना बताया है, 800 डाल्टन से ज्यादा नहीं होता है, उसके अंदर ही होता है। So they come under acid insoluble fraction, that is macromolecular fraction. Lipids are indeed small molecular weight compounds and are present not only as such but also arranged into structure like cell membrane. तो वो as it is नहीं रहते हैं, वो अरेंज किए हुए फॉर्म में होते हैं, जैसे कि वो चेन्स बना रहे हैं। तो ये एक क्या है, दिस इज वन लिपिड, दैट इज फॉस्फोलिपिड। तो वैसे यहाँ पे एक चेन मिलती है, यहाँ पे एक चेन मिलती है, तो दे आर फॉर्मिंग चेन्स बेसिकली। तो क्या होता है, व्हेन वी ग्राइंड अ टिश्यू वी आर डिसरप्टिंग द सेल स्ट्रक्चर, सेल मेम्ब्रेन एंड अदर मेम्ब्रेन्स आर ब्रोकन इनटू पीसेस। इसको हमने क्या कर दिया, उसको क्रश कर दिया एंड फॉर्म वेसिकल्स। ये क्या बना देते हैं, वेसिकल्स बना देते हैं, विच आर नॉट वाटर सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल नहीं हो पाते। सो उसकी वजह से क्या होता है, दीज मेम्ब्रेन फ्रेगमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स गेट सेपरेटेड अलॉन्ग विद एसिड इनसॉल्युबल पूल। ये किसमें चले जाएंगे, एसिड इनसॉल्युबल पूल में, एंड हेंस इन द मैक्रोमोलिक्यूलर फ्रैक्शन में ये पाए जाते हैं। लिपिड्स आर नॉट स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल्स, दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। इस तरीके से क्वेश्चन आपको आ सकता है कि लिपिड्स आर नॉट स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल्स। यस दे आर नॉट, क्यों, क्योंकि उनका वेट उतना ज्यादा एक्सीड नहीं करता 10,000 डाल्टन से, बट स्टिल दे कम अंडर एसिड इनसॉल्युबल पूल, इसलिए हम कह सकते हैं वो मैक्रोमोलिक्यूल है, मगर उसका वेट ज्यादा नहीं है, इसीलिए वी कैन ऑल्सो से कि वो मैक्रोमोलिक्यूल नहीं है। सो वी हैव 2 पॉइंट्स ओवर हियर, ओके। So acid soluble pool represents roughly the cytoplasmic composition. तो साइटोप्लाज्म में जितनी भी चीजें मिलती है ना, वो एसिड सॉल्युबल होती है। मैक्रोमोलिक्यूल्स जो होते हैं फ्रॉम साइटोप्लाज्म एंड ऑर्गेनल्स, जैसे कि ऑर्गेनल्स के कुछ मेम्ब्रेन हो जाते हैं, ऑर्गेनल के मेम्ब्रेन हो जाते हैं, या फिर ऑर्गेनल के अंदर जो बड़े स्ट्रक्चर पैकेजिंग किए जा रहे हैं वो सब हो जाते हैं, वो सब क्या हो जाएंगे, बिकम्स द एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन। तो जो एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन है उसके अंदर साइटोप्लाज्मिक कंटेंट आ जाएगा, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट आ जाएगा, लाइक प्लाज्मा वगैरह, आयंस वगैरह आ जाएंगे, साइटोप्लाज्मिक आयंस वगैरह आ जाएंगे, और एसिड इनसॉल्युबल पूल के अंदर मेम्ब्रेन्स आ जाएंगे, जितने भी मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट है, क्योंकि उनके पास में क्या होगा, लिपिड प्रेजेंट होगा। सो वो सब क्या हो जाएंगे, द मैक्रोमोलिक्यूल्स फ्रॉम साइटोप्लाज्म एंड ऑर्गेनल्स, और अगर कोई मैक्रोमोलिक्यूल प्रेजेंट है तो वो सब एसिड इनसॉल्युबल पूल में आएंगे। टुगेदर दे रिप्रेजेंट द एंटायर केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ लिविंग टिश्यू। तो या तो हमारी बॉडी में एसिड सॉल्युबल होगा या तो एसिड इनसॉल्युबल होगा, इससे ज्यादा और कोई बाहर के कंपाउंड्स नहीं मिलते हैं। इन समरी, इफ वी रिप्रेजेंट द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ लिविंग टिश्यू फ्रॉम अबंडेंस पॉइंट ऑफ व्यू, कितने अबंडेंटली हमें क्या चीज मिलती है, मतलब कितनी क्वांटिटी में मिलती है, एंड अरेंज देम क्लास वाइज, वी ऑब्जर्व दैट वाटर इज द मोस्ट अबंडेंट केमिकल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये जितनी सारी हम चीजें पढ़ रहे हैं, ग्लूकोज है, गैलेक्टोज है, लैक्टोज है, वी हैव राइबोज एंड न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड्स, इन सबका क्वांटिटी उतना ज्यादा नहीं है जितना वाटर का कंटेंट है। वाटर का कंटेंट देखो 70 से 90% हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, वाटर ही प्रेजेंट होता है। उसके बाद में सबसे लार्ज क्वांटिटी जो होती है वो होती है प्रोटीन्स की। तो हमारी बॉडी में प्रोटीन्स बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। अब प्रोटीन्स क्यों बोला गया, बिकॉज हमारी बॉडी में अमाइनो एसिड्स बहुत सारे होते हैं। अमाइनो एसिड्स कैसे ज्यादा होते हैं, बिकॉज वी हैव आरएनएस, और आरएनएस को कौन बना रहा है, डीएनए बना रहा है। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो प्रोटीन्स के बाद आते हैं,
ठीक है, तो वी हैव प्रोटीन्स इन द नेक्स्ट हाईएस्ट, और फिर आते कार्बोहाइड्रेट्स, देन वी हैव लिपिड्स जो बहुत कम मात्रा में होता है एज कंपेयर टू अदर 3, फिर न्यूक्लिक एसिड जो कि सिर्फ 5 to 7% प्रेजेंट है, और आयन सबसे कम होते हैं। इसके अंदर याद रखने वाली कौन सी चीज है, तो एक आप याद रखोगे वाटर, ये तो आपको याद रखना ही है। उसके बाद में आपको याद रखना है प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स, और याद रखना है आयंस। ये 4 तो आपको याद होने चाहिए, फर्स्ट स्टार्टिंग के 3 और फिर आयंस। ये टेबल ही आपको याद रखना है। ऑलराइट, तो सबसे ज्यादा अबंडेंट कौन सा है, वाटर है। सबसे लीस्ट अबंडेंट क्या है, तो दैट इज आयंस। अगर सबसे लीस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड बोले अबंडेंट कौन सा होता है, सबसे लीस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो दैट इज न्यूक्लिक एसिड। व्हाई, बिकॉज आयंस जो होते हैं वो ऑर्गेनिक नहीं होते, दीज आर इनऑर्गेनिक ऑफ कोर्स। ठीक है, यहां तक समझ आ गया है।